अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सग़ीर और आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 वर्षों के दौरान दालों और चावल समेत अजनास की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो दूसरी जानिब इस कारोबार से मुंसलिक सनतकारों और ताजरों की मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। इन अहम तरीन मौज़ूआत पर नतीजा खेज़ गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन रऊफ़ इब्राहिम, जिनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रऊफ़ साहब, सबसे पहले तो अपना तारुफ करवा दीजिए। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं राइस का, पल्सिस का, गंदम का, चीनी का सभी काम किए हैं। 35 साल लाइफ हो गई है बिज़नेस में, ये अल्लाह का शुक्र है। ठीक है रऊफ़ साहब, अब हमें ये बताएं कि तमाम मादनी और कुदरती वसाइल से माला माल होने के बावजूद पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह गया है। आपकी नज़र में इन तमाम हालात के पसे पर्दा कौन से अवामिल कार फरमा हैं? देखें, जब ग्राउंड रियलिटी पे जाएंगे आप तो सिस्टम का हिस्सा हैं सब। जब वो चाहते ये हैं कि सिस्टम में रहना है हमने, जब सियासी पार्टियां कोई भी हों, ब्यूरोक्रेट हों, जो भी आता है वो जाहिर सी बात है यही बात करेगा कि मेरा क्या। पब्लिक के लिए किसी ने नहीं सोचा है आज तक, और यही सोच हमें लानी पड़ेगी जब पाकिस्तान तरक्की करेगा। हमारे जो हुक्मरां हैं ऐसे ही हमारी रिया है। अब वो जाहिर सी बात है कि वो भी तो गलत काम करते हैं कहीं जाके, तो ये तो एक गिव एंड टेक का मामला है। और मैं ये समझता हूँ कि क्लाइमेट का इतना बड़ा चेंज आ चुका है पूरे वर्ल्ड में। आप ये देखें कि वर्ल्ड में अभी पहले नंबर पे या दूसरे नंबर कराची, लाहौर होगा, क्लाइमेट का ये हाल है। हमारे यहाँ ज़राअत को कोई तरक्की नहीं दी गई, हमारे यहाँ दरख्त नहीं लगाए गए, जिसका हमें सांस में घुटन होती है। देखें आप, इतनी बीमारियाँ जो जन्म ले रही हैं वो क्लाइमेट की वजह से हैं, और इस पर कभी गौर व खोज ही नहीं हुआ है और ना किसी ने काम किया है इसके ऊपर। ठीक है रऊफ़ साहब, अब ये बताएं कि ज़रई मुल्क होने के बावजूद मुख्तलिफ अजनास बैरूनी ममालिक से मंगवाई जाती हैं, यहाँ तक कि गंदम तक बाहर से इम्पोर्ट की जाती रही है। ऐसा क्यों है और इस वक्त हम कौन कौन सी अजनास बाहर से मंगवा रहे हैं? इन्हें पाकिस्तान में काश्त क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि किसानों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमती सतह पर कोई मौसर पॉलिसी तश्कील दी जा रही है या नहीं? देखें, आपने जो बात की कि गंदम तो हमारा क्रॉप माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और जो आपने ये साल चल रहा है, जो रनिंग साल है और आने वाला, दोनों में अच्छी फसलें हैं। और जो पिछले दौर में कम फसल हुई थी जिस पे हमें इम्पोर्ट भी करना पड़ा था, और जाहिर सी बात है आटा 160 तक बिका था और आज 82 रुपये 83 रुपये आटा है। तो ये तो इम्प्लीमेंट हुआ है, और चंद इदारों पे कराची होलसेल ग्रोसरीज ने काम किया, और कमिश्नर साहब के साथ मिल के मैंने कहा कि सर, ये दालों के रेट जो आपने लिस्ट जारी की है सरकारी, वो सही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रेट लिख दिए हैं आपने, इसको कम करें। रिवाइज़ करनी पड़ी उनको। फिर उन्होंने आटे के लिए एक लिस्ट जारी की, तो मैंने उधर भी आवाज़ उठाई। मैंने कहा ये सर कम होने चाहिए, गरीब को रिलीफ फराम करें। रिलीफ फराम करेंगे तो ही होगी। अब ये ज़राअत का जो मसला है, आप ये देख लें कि किसान को क्या मिलता है। जो किसान है, ज़मींदार को तो मिलता है जो भी मिलता है, लेकिन किसान को क्या मिलता है? किसान को तो वो जूते की नोक पे रखते हैं। और उनकी सैलरी क्या होती है? कोई बात तो करे हमसे आके कि उनको अजनास दे दिया जाएगा, थोड़ा 10-12 हज़ार रुपये की सैलरी होगी, क्या वो गुजारा करें और किस फाका कशी में गुजारा कर रहे हैं, वो तो मैं नहीं कह सकता कि कितने लम्हात हैं मुश्किल। और ज़राअत पे, मैकेनिकल ज़राअत पे काम ही नहीं किया गया। और अभी भी देखें, जो क्रॉप हमारे होने थे दालों के, जो हमें 80% दालें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। चीनी में हम वाफिर मिकदार में हमारे क्रॉप हुआ इस साल 90 लाख टन के करीब हम एक्सपेक्टेड क्रॉप है, लेकिन वो भी सट्टे के नज़र हो चुका है। इसके रेट मिनिमम होने चाहिए थे 110 और 100,
वो पहुंच चुके हैं 130 पे। ये सट्टा माफिया और कार्टेल ने ये क्या उधम मचाया हुआ है और जिसको क्रैकडाउन की ज़रूरत है। अगर इम्प्लीमेंट के इदारे खामोश रहेंगे तो उसका तो कोई इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं। जब आप कमिश्नर साहब भी लिस्ट जारी करते हैं रिटेल की, होलसेल की, तो रिटेल पे किसी को कोई इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आया? किसी के चालान होते नज़र आए होलसेल पे या कहीं नज़र आए कहीं? आप बताएं मुझे, आप बताएं कि होलसेल पे कोई आइटम, माश की दाल ले लें आप तो 400 रुपये किलो है होलसेल में, वहाँ 600 रुपये किलो है। आप ये अंदाज़ा कर लें कि कोई भी दाल 5% मैकेनिज़्म होता है रिटेल पे जाने के लिए, और उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की है, लेकिन खाली कागज़ पे तो नहीं हो सकता ना। ग्राउंड पे तो पहुँचे हैं ब्यूरो ऑफ सप्लाई प्राइस कंट्रोल वाले। ये जब हम महंगाई तो करते हैं, जब महंगाई का अफेक्ट कहाँ आता है मैं आपको बताता हूँ कि महंगाई का अफेक्ट आता है किलो और आधा किलो लेने वाले उन अफराद पे आता है जिनकी लूट मारी का बाजार घर में, रिटेल पे कोई भी कंट्रोल ही नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये कंट्रोल इनको लाना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा। हर इदारा अपने डोमेन में काम करे और एसी, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तार कार, जितने भी ब्यूरो ऑफ सप्लाई प्राइस कंट्रोल वाले आए ग्राउंड में उतरे। ये लिस्टों से काम नहीं चलेगा, लिस्टें तो शाये कर देते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट कहाँ है मुझे आप बता दें। इम्प्लीमेंट जब नहीं होगा तो फिर ये महंगाई ऐसे ही आप बोलते रहेंगे, हम भी सुनते रहेंगे। आटा जैसे 82 रुपये किलो है, लेकिन जाएं आप रिटेल पे तो वो 120 रुपये 25 रुपये से कम नहीं मिलेगा आपको। तो ये कब तक होगा? ये इसके ऊपर आवाज़ बनना पड़ेगा सबको। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तानी चावल किन किन ममालिक में भेजा जा रहा है, जबकि गुज़िश्ता दिनों डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन में तैनात अफसरान की गफलत के बाइस यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक को गैर मेयारी चावल से भरे कई कंटेनर्स रवाना कर दिए गए थे, जिसके बाइस यूरोपीय यूनियन की जानिब से एहतजाज भी किया गया, जबकि कई ममालिक ने पाकिस्तानी चावल और दीगर अजनास पर पाबंदी आयद कर दी है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखें, जब तक एक्सपोर्टर भी हों उनको भी देखना पड़ेगा कि हमें वो चीज़ को अप्लाई करना चाहिए कि प्लांट प्रोडक्शन, और जाहिर सी बात है इसका फेमिगेशन वगैरह जो होता है उसकी इम्प्लीमेंट करके जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की भी बदनामी होती है और ये नहीं होना चाहिए, जिससे चावल के काम में अफेक्ट आया है। हमारा एडीसी का जो बहुत बड़ा क्रॉप होता है, यानी बम्पर क्रॉप होता है ये, लेकिन इंडिया ने इतना कम रेट पे बेच रहा है वो कि हम उसका कम्पीट नहीं कर सकते। जो 4 अरब डॉलर के करीब हमारा एक्सपोर्ट हुआ था, वो इस साल मुझे लग रहा है कि 2 अरब से ऊपर नहीं जाएगा। इसकी वजह ये है कि जब कंपटीशन पे इंडिया होता है तो यही आलम रहेगा। जब पिछले साल जो हुआ था वो उन्होंने पाबंदी लगाई थी इंडिया ने, तो हमारे रेमिटेंस भी ज़्यादा हुआ, 4 अरब डॉलर एक्सपोर्ट हुआ। इस साल नहीं होगा, इस साल मेरे अंदाजे के मुताबिक 2 अरब डॉलर के करीब पहुंचेंगे हम। ठीक है रऊफ साहब। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि हुकूमत सिंध की जानिब से कराची में कारोबार के फ़रोग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए किए जाने वाले इकदाम से आप किस कदर मुतमईन हैं और आपकी नज़र में किन चीज़ों का फुकदान है? देखें, आप ये समझ लें कि जो आदमी भी कहे कि मैं प्रोविज़नल, अभी हम जब बात कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की और कराची की बात कर रहे हैं, कराची में जब आप देखें टूटी सड़कें हैं, पानी हमें मिलता नहीं है, गैस सर्दी में मिलती नहीं है, अब वो नाश्ता कहाँ करें, बच्चे कहाँ जाएं, ये एक लम्हा फिक्रिया है कि होटलों में जाना पड़ता है, उनको गैस नहीं है, उनके लिए रोटी भी फराम बहुत मुश्किल हो रही है। और ये आप बता दूं मैं आपको कि ये चैलेंजिंग है, जितनी चैलेंज है सबसे बड़े, गैस नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, तो अब क्या फराम करेंगे? स्कूल नहीं है, स्कूल को आप देखें सिंध के लेवल पे ले जाएं और कराची के लेवल को देखें तो लेवल में बहुत फ़र्क आ गया है। प्राइवेट स्कूलों में तो इतनी फीसें हैं कि वो भर भी नहीं पा सकते, और हमारे गवर्नमेंट
स्कूलों का निज़ाम, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। जब तालीम से ही महरूम हो जाएंगे तो फिर क्या शऊर आएगा? शऊर लाना है हमें और सोचना है। और मैं एक बात और आपसे कहूँ कि देखें, रोज़ करोड़ों की रोटी बनती है तंदूर पे। ये मैं आपसे एक अलग सी बात कर रहा हूँ। करोड़ों की रोटियां बनती हैं, करोड़ रोटी, 2 करोड़ रोटी बनती होंगी। जो आप चपाती ले लें, शीरमाल ले लें, तंदूर की रोटी ले लें, जितने होटल या घरों में भी आप देखते होंगे कि रात की रोटी घर से तंदूर से मंगाते हैं, दोपहर को भी मंगाते हैं। तो अब आप हमारी ज़रूरत कहाँ से पूरी होती है कि हम तंदूरों से पूरी करते हैं। जब आटा 130 रुपये किलो था, जब भी 25 रुपये की रोटी थी। आज 82 रुपये का आटा है और 94 रुपये का फाइन आटा है। तो अब इसके लिए जब इक़दाम करने की ज़रूरत है कि इसकी रोटी की कीमत 120 ग्राम की 17 रुपये होनी चाहिए और चपाती की 13 रुपये होनी चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने के बाद। तो ये जब इशू की जाती है, लिस्ट भी इशू हुई है, ये कमिश्नर साहब ने की भी थी पहले, 16 रुपये की रोटी और 10 रुपये की चपाती, लेकिन इम्प्लीमेंट तो कहीं भी नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि सनतकारों और ताजरों को सहूलियात फराम करने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से EFS समेत मुख्तलिफ इस्लाहात मुतारिफ करवाई जा रही हैं। क्या इनकी तश्कील और निफाज से कबल सनतकारों और ताजरों से मशावरत की जाती है, और क्या ये इस्लाहात वाकई आपके लिए माविन साबित होंगी? देखें, ये आपने सवाल अच्छा किया है। जब भी आपके स्टेक होल्डर को आप मुशावरत में शामिल नहीं करेंगे, उसका इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं। वन साइडेड कोई भी बात नहीं हो सकती। ताली 2 हाथ से बजती है, हमेशा याद रखना। और ये नहीं हो सकता कि आप इम्प्लीमेंट मुख्तलिफ करा रहे हैं, ग्राउंड रियल्टी अलग है, तो उसको समझना होगा। जब आप उन स्टेक होल्डर को बिठा के एक सही तजावीज़ लेंगे, सिफारिशात लेंगे और मशवरा करेंगे, तो मशवरे में बरकत होती है और ये बरकत आपको नज़र आएगी। लेकिन मैं ना मानूं वाली बात ये नहीं चलती। कहीं भी ब्यूरोक्रेट हों, उनको भी सोचना चाहिए कि हमें स्टेक होल्डर को बुलाना चाहिए, उनसे मुशावरत करनी चाहिए। और मैं सब ताजिरों से कहूँगा कि अब ताजिर तंजीमें भी एक ही प्लेटफॉर्म पकड़ें। जब हम ये ताजिर तंजीमों के 50% तो कागजी रहनुमा हैं और 50% को तो कोई काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए, तो मैं ये कहता हूँ कि सब मिल के पाकिस्तान और कराची की खिदमत करें और इस मुल्क के लिए सोचें। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। अच्छा, अब मज़ीद ये बताएं कि डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, FBR और कस्टम समेत दीगर इदारों में मौजूद बदनवान अफसरान की जानिब से सनतकारों और ताजरों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इस सूरत हाल का अजाला किस तरह मुमकिन है? देखें, ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम के हम भी हिस्सा हैं और हम भी इसी में शामिल हैं। मैं यही कह सकता हूँ कि अगर सिस्टम से बाहर जाएंगे तो आपका कारोबार नहीं चलेगा। सिस्टम के अंदर रह के ही काम करना पड़ता है। अगर आप बोलें कि मैं बहुत ईमानदार हो जाके काम कर लूँगा, बिजनेस कर लूँगा, तो ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है रऊफ साहब। अच्छा, ये बताइए कि वफाकी हुकूमत कराची को दरपेश मसाइल से इतनी लाताल्लुक क्यों है, और 1 बरस से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद इसकी जानिब से, यानी कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के लिए किसी भी मेगा प्रोजेक्ट का आगाज़ तो बहुत दूर की बात है, ऐलान तक नहीं किया जा सका है। आपकी नज़र में कराची से वफाक की इस कदर बेगानगी और लाताल्लुकी की क्या वजूहात हो सकती हैं, और शहर कराची व इसके अवाम पर क्या मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं? देखें, आप जब बात करते हैं वफाक की, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट वही। अब हमारा जो 18वीं तरमीम है उसमें तमाम अख्तियारात सूबों को दे दिए गए हैं और फंड भी वहीं जाता है, जाहिर सी बात है। अब फेडरल के पास क्या रह गया है, मुझे आप बता दें। जब चारों सूबे अपना ये इनके
मिल जाता है सबको। तो मुझे आप बताएं फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या रह गया है, ये भी आप बता दें ना मुझे। टैक्सेस जितने वसूल होने हैं, जो प्रोविजनल फेडरल जो भी हैं, टैक्सेस कराची से वसूल होते हैं, टैक्सेस मुख्तलिफ शहरों से वसूल होते हैं। लेकिन आप मुझे ये बता दें, आप मुझे सिर्फ यही बता दें एक चीज़ कि ये टैक्सेस फेडरल गवर्नमेंट तक तो ये पहुंचते हैं, चलो मान लिया, लेकिन इसका रिलीफ यहाँ तक क्यों नहीं पहुंचता? हमारे जो सूबे हैं, चारों सूबों में, ये भी यहाँ भी रिलीफ का हो, या फिर 18वीं तरमीम को ख़त्म करें, फिर फेडरल को अख्तियारात दें, जब बात मानी जाएगी। ऐसे तो ये नहीं हो सकता ना। जब 18वीं तरमीम के बाद सूबों को अख्तियारात हैं, तो अब हमारे सूबे, चारों सूबे हमारी जान है, हमारी पहचान है, तो उनको भी सोचना है कि हम हर सूबे में जाके खिदमत करें। रऊफ साहब, कराची के सनतकार और ताजिर बिलाशुबा एक बहुत बड़ी ताकत हैं। ताहम इस कदर असर व रसूख रखने के बावजूद ये कराची के मसाइल पर मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद क्यों नहीं करते हैं? और पाकिस्तान का माशी हब अब खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। क्या कराची की इस हालत के पसे पर्दा सनतकारों और ताजरों के अंदरूनी इख्तलाफात हैं, या इस तमाम तर सूरत हाल की वजूहात कुछ और हैं? देखें, सनतकार बहुत ही परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है। अवाम, ताजिर बिरादरी, वो भी परेशान है। मुझे आप बताएं कि वो आवाज़ उसको दबा दिया जाता है। जब उस आवाज़ को दबा दिया जाता है तो आप ये समझ लें कि फिर आवाज़ उठाएगा कौन? मैं यही कहूँगा कि हमारे यहाँ जमहूरी निज़ाम जो होना चाहिए, जमहूर क्या होता है? एक फ्रीडम, आज़ादी, और यही हम चाहते हैं कि आवाम अपनी आवाज़ खुद बुलंद करें। और सनतकार भी वो प्रेशर में आ जाते हैं, वो ताजिर तंजीमें वो भी प्रेशर में आती हैं, वो प्रेशर उनके ऊपर आता है। मेरे समेत बात कर रहा हूँ, लेकिन यकीन माने ना माने, मुझे बोलने की आदत है, मैं साफ बोलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं हुकूमत वक्त को भी यही अपील करूँगा कि आवाम के लिए सोचें, सनतकारों के लिए सोचें। सनतें बंद हो रही हैं, इतने बिजली के बिल और पानी नहीं मिल रहा, ये तो सनतें बंद ही होंगी ना। आप देखें, लाइन से आप देख लें, 1500 फारिग, 1000 आदमी फारिग, 500 आदमी फारिग, 300 आदमी फारिग, 12 आदमी फारिग। तो भाई बेरोजगारी बढ़ रही है। अब हमने सनतकार भी क्या करेगा जब वो फैक्ट्री नहीं चला पा रहा? तो क्या करेगा? वो बंद ही करेगा भाई। इस बिजली के बिल और जालिमाना टैक्सेस को नहीं बर्दाश्त कर सकता। उनको पानी तक नहीं दिया जाता, तो क्या क्या बात करेंगे हम सनतों की? किस तरह बात होगी? जो भी कहें आप, ये सनतें और ये ताजिर साथ मिलके ही चलेंगे, लेकिन हुकूमत की रिट भी चाहिए। हुकूमत रिट अपनी कायम करे तो इंशाअल्लाह ये इम्प्रूवमेंट आएगी। चाहे सिंध हो, बलूचिस्तान हो, केपी के हो, पंजाब हो, ये चारों सूबे हमारे हैं। ठीक है रऊफ साहब। अच्छा, अब ये बताइए कि कराची में बिजली, पानी और गैस समेत दीगर वसाइल की बज़ाहिर तो कोई किल्लत नहीं है, ताहम कराची के शहरियों को बिजली का इंतज़ाम करने के लिए जनरेटर, गैस के लिए सिलेंडर्स और पानी के लिए टैंकर्स खरीदना पड़ते हैं। क्या पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में इन वसाइल की तकसीम का निज़ाम गैर मुनसिफाना और अवाम दुश्मन है? ठीक है, जब आप पानी ना मिले, वो अरबों रुपए के टैंकर गरीब आदमी जेबों से भरे, तो आप क्या समझ रहे हैं? क्या मराद कोई है? आप क्या समझ रहे हैं कि बिजली के ज़ालिमाना बिल, उन पे टैक्सी क्या बर्दाश्त करने के काबिल हैं? क्या उनको गैस मिल जाती है? क्या उनकी सड़कें ठीक हैं? क्या उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ है? कोई तहफ़्फ़ुज़ कहीं मिल रहा है? कहीं लूटमारी हो रही है? तो वो हम खुद देख रहे हैं ना भाई। हमारे बच्चे ही उड़ा दिए जाते हैं एक मोबाइल के चक्कर में। तो यहाँ तो यही निज़ाम है, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये आप कहते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे,
लेकिन इनसे माहौल को बनाने के लिए अपने ज़मीर को जगाना पड़ेगा। जब जाके हर आदमी अपने हिस्से का काम करे, जब अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है रऊफ साहब, कराची के सनतकारों और ताजरों को दरपेश मुश्किलात को उजागर करने और मसाइल के हल को यकीनी बनाने के लिए पूरे मुल्क के सनतकारों, ताजरों, अरबाब इख्तियार, हुक्काम बाला समेत तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल ग्रैंड जिरगा मुनक्किद करने के लिए तिजारत न्यूज़ की जानिब से राब्ते किए जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? ग्रैंड जिरगा आप किसको कहते हैं कि सनतकार सारे जो बड़ी लेवल के इंडस्ट्रीज़ हैं, मिडल इंडस्ट्रीज़ हैं, सब मिल के बैठ के चारों चैम्बर, जहाँ की जितनी चैम्बर है शहरों की और फेडरेशन, वो सब मिल के उनको बुलाए, वेलकम करे, उनकी बातें सुने और आगे हुकूमत वक्त तक पहुँचाए। ये जब जाके इम्प्लीमेंट होगा। एक दूसरे की टांगें खींचेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको यही यकीनी कहता हूँ कि इसके लिए फ़ोरम होना चाहिए और ये फ़ोरम तश्कील होना चाहिए, लाजमी चाहिए। हमें ताजिर बिरादरी को भी इनको बुलाना चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, चाहे सिंध तक की बात कर रहा हूँ। अगर फेडरेशन में करेंगे तो आप चैम्बर और फेडरेशन सब मिलें और चैम्बर के जितने भी मैं बोलता हूँ प्रेसिडेंट हैं वो आपस में मुशावरत करें कि हम सनतों के लिए क्या रिलीफ फराम करा सकते हैं, और सनतकारों को भी बुलाएं, आप ताजिरों को भी बुलाएं, जब जाके मसाइल हल होंगे। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि चैम्बर में एक आवाज़ हमने तो नहीं देखी। जावेद बिलवानी साहब हैं अभी माशाल्लाह, अभी प्रेसिडेंट हैं, मुझे तो कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती, मुझे नज़र ही नहीं आई एक्टिविटी। और कब तक ये चलेगा? जब वो खामोश रह जाते हैं हमारे ताजिरी, तो फिर कहाँ बात करेगा कोई? कुछ भी नहीं कर सकता। तिजारत न्यूज़ एक अच्छा चैनल है और जाहिर सी बात है ये हमेशा आवाज़ बनते हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये भी इस तरह जब आवाम तक पहुँचती है ये चीज़ें तो वो भी सुनते हैं ना। आपके अगर काम से किसी को भला हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ तिजारत न्यूज़ एक अच्छा चैनल है और ये फेसबुक चैनल है और यूट्यूब पे ये चलता है, लेकिन मैंने देखा है कि आवाज़ बुलंद करते हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि तिजारत न्यूज़ के तवज्जुह से आप वफाकी और सूबाई हुकूमत से कुछ गुजारिशात करना चाहेंगे, कुछ तजावीज़ पेश करना चाहेंगे? देखें, तिजारत न्यूज़ के आपके तवज्जुह से मैं यही बात कहूँगा कि जितने भी पाकिस्तान के सियासतदान हों, ब्यूरोक्रेट हों, चाहे चीफ मिनिस्टर हों, चाहे कमिश्नर्स हों, चाहे हमारे बहुत बड़े ताजिर हों, सनतकार हों, सियासतदान हों, सब मिल के पाकिस्तान के लिए सोचें। मेरा सिर्फ यही इल्तिजा है कि सब मिल के पाकिस्तान के लिए सोचें और पाकिस्तान को हमने आगे लेके जाना है, इसको पीछे नहीं धकेलना। अब एक टेबल पे बात हो और सब के लिए एक ही बात करें कि पाकिस्तान को हम कैसे बचाएं। गरीब को, जब पाकिस्तान तरक्की करेगा तो गरीब को रिलीफ मिलेगा, इस सूरत में ही मिलेगा और कोई सूरत नज़र नहीं आती। इसको मिल बैठ के करना पड़ेगा। ये पैसे पैसे पैसे, इससे तो देखो कब्र का पेट, जो कब्र में जाएंगे पैसे से पेट नहीं भरना है, कब्र का पेट कब्र की मिट्टी भरेगी। तो मैं यही कहूँगा कि आखिरत की तैयारी करें और गरीबों के लिए सोचें, आए पाकिस्तान की खिदमत करें। रऊफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तिजारत न्यूज़ के प्रोग्राम में हिस्सा लिया, बहुत शुक्रिया। देखो मैं तो ठीक है रऊफ इब्राहिम साहब, प्रोग्राम के आखिर में तिजारत न्यूज़ के तवज्जुह से आप वफाकी और सूबाई हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? देखें, तिजारत न्यूज़ के आपके तवज्जुह से मैं यही बात कहूँगा कि जितने भी पाकिस्तान के सियासतदान हों, ब्यूरोक्रेट हों, चाहे चीफ मिनिस्टर हों, चाहे कमिश्नर्स हों, चाहे हमारे बहुत बड़े ताजिर हों, सनतकार हों, सियासतदान हों, सब मिल के पाकिस्तान के लिए सोचें। मेरा सिर्फ यही इल्तिजा है कि सब मिल के पाकिस्तान के लिए सोचें और पाकिस्तान को हमने आगे लेके जाना है, इसको पीछे नहीं धकेलना। अब एक टेबल पे बात हो और सब के लिए एक ही बात करें
कि पाकिस्तान को हम कैसे बचाएं। गरीब को जब पाकिस्तान तरक्की करेगा तो गरीब को रिलीफ मिलेगा, इस सूरत में ही मिलेगा, और कोई सूरत नज़र नहीं आती। इसको मिल बैठ के करना पड़ेगा। ये पैसे पैसे पैसे, इससे तो देखो कब्र का पेट, जो कब्र में जाएंगे पैसे से पेट नहीं भरना है, कब्र का पेट कब्र की मट्टी भरेगी। तो मैं यही कहूँगा कि आखिरत की तैयारी करें और गरीबों के लिए सोचें, आए पाकिस्तान की खिदमत करें। ठीक है रऊफ इब्राहिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तिजारत न्यूज़ की जानिब से किए जाने वाले सवालात का जवाब निहायत तफसील से दिया। तो नाज़रीन, ये थे कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन रऊफ इब्राहिम, जिनसे होने वाली नतीजा खेज़ गुफ्तगू आपके सामने हाजिर है। उम्मीद है कि आपको इनके जवाबात से पाकिस्तान, ख़ास कर कराची में अजनास से मुंसलिक ताजरों के मसाइल को जानने में बहुत मदद मिली होगी। मिलते हैं आइंदा प्रोग्राम में किसी और मारूफ कारोबारी शख्सियत के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।